हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आप लोगों को 12वीं क्लास की हिस्ट्री जो एनसीईआरटी बेस पर आधारित है, प्राचीन भारत के बारे में अभी तक हम बताते आ रहे थे। जिस प्राचीन भारत में मूल रूप से 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं पहली किताब में, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, राजा किसान और नगर, तीसरा है बंधुत्व जाति वर्ग और चौथा है विश्वास विचारक और इमारतें। इस प्रकार दोस्तों पहली बुक में कुल 4 चैप्टर है जिसको हमने कम्प्लीटली आपको पढ़ा दिया है एनसीईआरटी बेस पर आधारित, जिसे पूरी एनालिसिस करके हमने आपको बताने का प्रयास किया। अगर आप ध्यान से इन चारों चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी की लगभग बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी विथ कंसेप्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, इसी पर आधारित आज मैं जो आपका पहला चैप्टर है 12वीं क्लास का फर्स्ट बुक का, जिसे प्राचीन भारत कहते हैं, उसमें पहला जो चैप्टर है जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या इसी को ईंट मन के अस्थियां कह करके किताब में संबोधित किया गया है, जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में इस सभ्यता को मानी जाती है। इसी सभ्यता से रिलेटेड मैं आपको 15 क्वेश्चंस लेकर के इस वीडियो में आया हूँ, जो एनसीईआरटी बुक पर आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कईयों बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। इसी की चर्चा मैं आज आपको इस वीडियो में करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जिसे हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और इसी सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग प्रथम नगरीय या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल से एक मोहर की जानकारी प्राप्त की थी और उसी के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के बाद में चल करके एनालिसिस किया गया, तो वहीं से हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। और आगे चल करके 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज निकाली और तब जाकर के बेटा हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको एनसीईआरटी के आधार पर एनालिसिस किया है, लेकिन जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कॉम्पिटिटिव वालों को तो वो बिल्कुल ही अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। अब आज हम लोग 15 क्वेश्चंस का क्या करेंगे, आंसर करेंगे और देखेंगे। और जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, जो एनसीईआरटी के बुक से मैंने निकाल रखा है, जो एनसीईआरटी के बुक के बीचों में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन है आपके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है कि मोहनजोदड़ो में अनुमानित कुएं की संख्या थी, यानी कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी में लिखता है कि मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे। जो एक शहर था तो वहाँ पे बेटा लगभग 700 के आसपास में कुएं पाए गए हैं। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो जो शहर था वहाँ से लगभग 700 के आसपास में कुएं पाए गए हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषताएं क्या थी। क्या थी लिपि? एक तो हम लोग देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है इसको हम लोग भाव चित्रात्मक लिपि अर्थात एक रहस्यमय लिपि के नाम से जानते हैं। मैं बहुत अच्छा से आपको एनसीईआरटी के बेस पे एक एक क्वेश्चन को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, इस लिपि को हम लोग भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, अर्थात एक रहस्यमय लिपि जिसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है और ना ही हम उसे पढ़ पाए हैं। यह जो लिपि थी यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, इसकी ये खास विशेषता थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक जो नगर थे ये दोनों कहाँ स्थित थे।
तो देखिए हड़प्पा जो था वो रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, जो पंजाब वाला इलाका है। और मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में ही स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों है। तो जो जिसमें से हड़प्पा पंजाब वाले इलाका में और मोहनजोदड़ो नीचे मुल्तान साइड में है। ठीक है दोस्तों। अब कह रहा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था, हमारा मेसोपोटामिया से होता था। मेसोपोटामिया वाले हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा के नाम से पुकारते थे, मेलुहा कहकर संबोधित करते थे, क्योंकि वहां से हमारे बहुत सारे मोहरें मिली है जो व्यापारिक संबंध को दर्शाता है। तो वही कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो इराक, ईरान और मिस्र। मिस्र यानी इजिप्ट, इराक, ईरान जो आज के समय में वो मेसोपोटामिया का हिस्सा में है, वहां से हमारा व्यापार होता था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे जी। कनिंघम थे। और यही वो कनिंघम है जो भारतीय इतिहास को 3000 वर्ष पहले पीछे छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब भारत में, थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ, कनिंघम साहब ने जब इतिहास लिखने की स्रोत को इकट्ठा किया था हड़प्पा का, तो इन्होंने ये माना था कि ये सभ्यता जो है 600 ईसा पूर्व के आसपास में डेवलप हुई थी। और 600 के आधार को ही मानकर उन्होंने लिखना शुरू किया। जबकि बाद में जब मोहरें मिली और उस मोहरों के आधार पर जब साम्यता हम मेसोपोटामिया से स्थापित किए, तब पता चला कि हमारी सभ्यता 600 ईसा पूर्व में नहीं, 2600 ईसा पूर्व के पहले लिखी गई थी, अरे पहले की है। और तब जाकर के हम 2000 ईसा पूर्व पीछे प्रवेश कर गए। वही जनरल कनिंघम है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर थे। बहुत ही महत्वपूर्ण इनसे क्वेश्चन बनता है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी। चिन्ह जैसे होता है ना, लेटर, जैसे हमारे यहाँ 26 लेटर अंग्रेजी के होते हैं, उसी तरह से हड़प्पा के लिपि में टोटल 375 से 400 चिन्हों की संख्या थी। बेटा मैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल एनसीईआरटी के अंदर लाइन से निकाला हूँ क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? 375 से 400 थी। अब कह रहा है कि शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था हड़प्पा सभ्यता में, कौन था जी? चनहुदड़ो, जो सिंधु नदी के तट पे आज वर्तमान में पाकिस्तान में है। यह एक शिल्प उत्पादन केंद्र था, जो औद्योगिक नगर हम कह सकते थे। यह एक औद्योगिक नगर था जिसका नाम था चनहुदड़ो। आंसर क्या होगा? चनहुदड़ो। अब कह रहा है कि हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ये वर्तमान में राजस्थान में कालीबंगा पड़ता है, गंगाराम के आसपास में। गंगानगर जो राजस्थान में है ना, गंगानगर, वहीं पे कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, यहाँ से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और एक साथ 2 फसल उगाने का प्रमाण भी यहीं से मिला है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब कह रहा है कि शंख से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र क्या था? नागेश्वर था। 2 जगह थे, नागेश्वर और बालाकोट, जहाँ से शंख से बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। इसमें आंसर नागेश्वर होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था। आखिर हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ कैसे? तो जलवायु परिवर्तन, लगातार अकाल पड़ना, प्राकृतिक आपदाएं या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी था। क्या था दोस्तों? उपरोक्त सभी। जलवायु परिवर्तन भी था, अकाल भी पड़ता, प्राकृतिक आपदाएं भी थी। कुछ लोगों का मानना है कि बीमारी फैल गई थी, कुछ लोगों का मानना है कि नदियों ने मार्ग बदल लिया था, कुछ लोगों का कहना है कि व्यापारिक संबंध टूट गए थे। यानी कई कारण थे हड़प्पा के पतन का। ठीक है दोस्तों। अगला 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, किससे मिलता है जी? क्या वहां का पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है या साहित्य से? साहित्य तो हम अभी तक पढ़ ही नहीं पाए, अभिलेख तो है ही नहीं, तो हम वहां के कैसे प्राप्त करते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य, जिसे हम लोग भौतिक साक्ष्य कहते हैं। और इस पुरातात्विक और भौतिक साक्ष्य में हड़प्पा में मुख्य रूप से 3 चीजों को साक्ष्य माना गया है। एक मृदभांड को, एक औजार को। ठीक है दोस्तों, क्या क्या है? मृदभांड, औजार, ठीक है, और वहां से पाए गए कुछ साक्ष्य, जैसे भवन हो गया, नालियां हो गई, इन सब चीजों से भी वहां की जानकारी हमें मिलती है। क्लियर हो गया? अब कह रहा है अगला 12वां क्वेश्चन
कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति, ऑप्शन नंबर डी है जो ग्रिड पद्धति, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी 90 डिग्री पर। अब कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो महत्वपूर्ण मूर्ति कौन थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की, जिसके नटराज से कहकर संबोधित किया गया है। ये मूर्ति वहां की बहुत महत्वपूर्ण मानी गई थी। अब कह रहा है कि सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की ताकत यानी वहां की शक्ति क्या थी? कृषि। वो लोग कृषि पर डिपेंड थे, कृषि करते थे, नदियों के किनारे बसे हुए थे। 15वां क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी के लोग इसमें विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे जी? तो मातृशक्ति में, मातृशक्ति की पूजा करते थे, देवी की पूजा करते थे और उसमें वो लोग विश्वास करते थे। अब कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा से पता चलता है। ये धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पड़ता है जहाँ पे धौलावीरा, और वहीं से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण मिलता है। साथ ही साथ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग धौलावीरा से जलाशय का भी प्रमाण मिलता है कि वहाँ पे जलाशय यानी तालाब जैसी कोई चीजें थी, और स्टेडियम की भी जानकारी मिलती है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल सावधान मतलब एक साथ दो व्यक्ति को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है? तो लोथल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? लोथल से, जो लोथल गुजरात में, वर्तमान में गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के तट पर था, जो साबरमती की एक सहायक नदी थी, और यह उस समय का बंदरगाह था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाहिक नगर क्या था? लोथल था, जहां से हमारा व्यापार होता था, और ये व्यापार हमारा मेसोपोटामिया, दिलमुन, मगान, मगान यानी आज का ओमान, दिलमुन मतलब आज का बहरीन, और मेसोपोटामिया, मिस्र इत्यादि से व्यापार जो होता था वो जहाज कहाँ आके रुकती थी? लोथल नामक बंदरगाह पर रुकती थी, जो खंभात की खाड़ी में स्थित था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मैंने आज पहली बार एक प्रयोग के तौर पे आपको 17 क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से लिख करके आपको समझाने का प्रयास किया, जो पूरी तरह से एनसीईआरटी पर ही है, बहुत कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है। अभी 17 ही क्वेश्चन हमने आज प्रैक्टिस के तौर पे निकाला था, और देखता हूँ कि इस आप लोगों को कितना ये क्वेश्चन पसंद में आता है। अगर आप लिख करके कमेंट करके मुझे बताते हैं तो फिर से मैं 17 के जगह पे 25 क्वेश्चन कर दूंगा, और 25 क्वेश्चन का मैं जो एनसीईआरटी पढ़ा दिया हूँ आपको, उसी से सारे चैप्टर से 25-25 क्वेश्चन निकाल करके मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा, जो ये क्वेश्चंस दोनों बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन 12वीं क्लास के बच्चों का जो अब सिलेबस चेंज हुआ है, और उनका जो 50% अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें से बहुत डीप से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए 12वीं क्लास के बच्चे भी देखें इस वीडियो को, और कॉम्पिटिटिव वाले तो देखें ही देखें, क्योंकि एनसीईआरटी के बेस पर हमने तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको लगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ ही इस वीडियो को हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।